हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज फिर आपके फिजिक्स क्लासेस के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक्स के ऊपर आऊंगा और फटाफट इस लेक्चर को भी क्या करेंगे बेटा, अपने कंप्लीट कर देंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रीजन है बेटा, जल्दी से सिलेबस करें कवर ताकि हम नए नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट कर पाए। वैसे क्योंकि बेटा ये इतना लॉन्ग वीडियोस जाने का और इतने ज्यादा वीडियोस आने का एक ही रीजन है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो बहुत बेटा लॉन्ग है, लगभग 2 चैप्टर से रिलेटेड एक चैप्टर है बेटा, इसलिए इसको इतना समय अंतराल लग रहा है। तो रीजन बस और कोई नहीं है, यही रीजन है। कल हमने करा था समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण, और कल की अगर वीडियोस देखी है तो आज की वीडियोस में मजा आएगा। अदरवाइज अगर कोई प्रश्न आज ये वीडियो देखेगा तो उसको समझ में नहीं आने वाला भी क्या हुआ था कल की टॉपिक्स में और कल के टॉपिक्स में क्या नहीं हुआ था। तो कल का टॉपिक्स आज के टॉपिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात तो ये है, फिनिश है यहाँ तक की बात। ठीक है, तो सिंपल सी पॉइंट, कल मैंने बताया था कि अगर गोले दे रखे होते हैं और गोला कौन सा दे रखा हो, चालक गोलीय कोश, अचालक गोलीय कोश, और फिर क्या दे रखा हो, चालक गोला, तो इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो सेम ही आते हैं। क्या आया था, अगर आर बड़ा है कैपिटल आर से, आर बराबर है आर स्मॉल है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, और ये 0 था। ठीक है, जब किन के लिए भी सेम यही रिजल्ट आता है, इसके लिए भी सेम ये रिजल्ट आता है, इसके लिए भी सेम रिजल्ट, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, और इसके लिए भी सेम। और अगर हमारा गोला क्या होता है बेटा, चालक हो चाहे अचालक हो, अगर वो खोखला है तो सारा का सारा आवेश कहां पर जाता है बेटा, उसकी सतह पर। ओके, और अगर गोला क्या दे रखा है, चालक गोला दे रखा है, तो भी अगर वो सॉलिड है तो भी सारा का सारा आवेश कहां पर जाएगा, उसके सतह के ऊपर ही चला जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था कि आवेश सारा का सारा हमेश कहां पर हो जाएगा बेटा, सतह के ऊपर वितरित हो जाएगा। जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक को करते हैं बस, और फटाफट से इस चैप्टर को अपने फिनिश कर देंगे कल या परसों तक, और फिर अपना नया चैप्टर विभव के ऊपर अपने डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। और एक जरूरी सूचना ये है कि जो टॉपिक यहां पर करवाए जा रहे हैं उनको ध्यान से कर लें बस, क्योंकि बहुत बेटा इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं ये टॉपिक्स आपके सभी के। चलो, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले अचालक गोला है, और गोला क्या है, ठोस है बेटा, भरा हुआ है, पूरा का पूरा अंदर से सॉलिड है, खाली नहीं है, भरा हुआ है। अब जब इस चीज को क्या किया जाएगा बेटा, आवेशित किया जाएगा। जब हम इस चीज को क्या करेंगे, आवेशित, तो मान लो सबसे पहले वही 3 कंडीशन रहने वाली है कि आर जब बड़ा है किससे बेटा, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक गोला ले लेंगे, और जब ये अचालक गोला लेंगे तो सारा का सारा जो आवेश है वो इसके अंदर की तरफ वितरित हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो मान ली हमने कैपिटल आर। अब हमने क्या देखना है, आर की वैल्यू क्या है बेटा, बड़ी है, स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी है किससे बेटा, कैपिटल आर से। तो हमारा एक रूल कहता है, सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे, परिकल्पना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाहर एक गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। ये हमने कर ली बेटा गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना, और इसकी जो त्रिज्या है वो इस बिंदु से स्मॉल आर है। ठीक है, अब जो हमारा आवेश होगा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस तरफ आएगी बेटा, चारों तरफ प्लस है, तो हर दिशा में इसकी क्या हो जाएगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या करा,
यहां पर एक छोटा सा क्या ले लिया, डीए अल्पांश लिया। अब ये डीए अल्पांश लिया है तो ये बेटा चारों तरफ लेकर के हम संपूर्ण का मान निकालना चाहते तो ऐसे छोटे छोटे डीए अल्पांश पता नहीं कितने ही बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है बेटा फ्लक्स की परिभाषा। जिसने कल का टॉपिक देखा है उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। फ्लक्स की परिभाषा, और फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर में क्लोज्ड लूप ई डॉट डी ए कोस थीटा। हमें देखना होता है ई और डी ए के बीच में कौन। तो सबसे पहले देखा तो हमने देखा कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो तल के लंबवत बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कहां पर आ रहा है बेटा, इसी तरफ आ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। तो थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। पता चल गया होगा, ये रहा डी ए वेक्टर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा कितना है, दोनों के सामने देख सकते हो 0 डिग्री। नहीं समझ में आया तो ये देखो, अगर ये हमारा एक सॉलिड रिंग हो तो ये क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, और ये हमारा क्या हो गया, इसी का ही डी ए वेक्टर, जो हमेशा तल के क्या होता है, लंबवत। दोनों के मध्य कोण देख सकते हैं कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। ओके, वैसे तल के लंबवत है लेकिन थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो फाई बराबर में क्या आ गया यहां पर, क्लोज लूप ई डॉट डी ए कोस 0 डिग्री। तो फाई का मान क्या आ गया बेटा हमारे पास, ई डॉट डी ए। सबसे पहले पॉइंट ये आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखा जाएगा कि गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल हम सभी को पता है क्या होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर। तो हमने करना क्या है, सिंपल सा एक पॉइंट लगाना है, और वो लगाना है कि फाई बराबर में ई बाहर, अंदर क्या रहेगा, डी ए। और अगर इस डी का करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई इंटू में 4 पाई आर की स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया बेटा 2। अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, हम यहां पर लगाएंगे गाउस का नियम, क्योंकि हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो क्या लगाएंगे, गाउस का नियम। और गाउस का नियम क्या कहेगा, गाउस का नियम कुछ ये कहता है कि फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और हमने देखा कि इसके ऊपर जो टोटल आवेश है समीशन क्यू, वो किसके बराबर में है, मान लिया हम लोगों ने कैपिटल क्यू के बराबर में। तो फाई बराबर में क्या आ गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब क्या करेंगे हम, हमने एक काम करना है, समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 2 व 3 की तुलना करने पर, अब जैसे ही 2 और 3 की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है। तो यहां पर मान क्या आ जाएगा, E इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहिए, तो E बराबर में क्या आ जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एक पॉइंट सभी जने जानते हैं कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर में होता है, K के बराबर में। हम ये कूलाम के नियम से काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिख दिया गया है तो हमारे पास में E की जो वैल्यू आ जाएगी, वो E की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर की स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारा कहां पर आया बेटा, वो आया है आउटसाइड, मतलब कि बाहर की तरफ, ठीक है। कल भी ये निकाला था, आज भी फटाफट से रिपीट कर दिया मैंने। सेकंड पॉइंट इसका आएगा कि आर बराबर में क्या हो गया, कैपिटल आर के। अब अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ये गोला आ गया बेटा हमारे पास। अब इस पर जो आवेश है वो अंदर की तरफ ही होगा, बिकॉज एच अलग गोला है, ये प्लस प्लस आ गया। अब हमने क्या देखना है, इसकी त्रिज्या ये रही बेटा, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, और स्मॉल आर भी कहां पर है, वो कुछ यहीं पर ही विद्यमान है।
तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो सीधा सा रिजल्ट निकल के आएगा, वो आएगा E बराबर में KQ अपॉन में कैपिटल R की स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आ गया वो आ गया बेटा हमारा सरफेस पर। उम्मीद है फटाफट यहां तक टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, और अगर डायग्राम को और कंप्लीटली करना चाहते हो तो हम यहाँ पर एक छोटा सा DL5 ले लेंगे, तो हमारे इतना करने की आवश्यकता नहीं है वैसे हमें। उम्मीद है टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से सरल वे से समझ में आ गया अगर किसी ने कल की क्लास लगाई है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए और फिर अपना इसका लास्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। कर लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, ओके। हाँ, जो रिजल्ट्स आए हैं वो जरूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि मैंने अभी ग्राफ बनाना है कल वाले के लिए और आज के लिए, दोनों के लिए ग्राफ बनाऊंगा मैं बेटा। अब देखिए बेटा, लास्ट कंडीशन है बेटा इसकी, थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके लिए रहती है कि R का मान छोटा है किससे बेटा, कैपिटल R से। अब हमने क्या करा, यहां पर एक अंदर की तरफ क्या ले लिया, एक गाउसियन पृष्ठ ले लिया इस H चालक गोले के अंदर। अगर इसको थोड़ा सा और मिलाया जाए, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, गाउसियन पृष्ठ आ गया। माना यहां पर कुछ एक पॉइंट लिखूंगा, माना बड़े गोले पर आवेश बराबर में कैपिटल Q तथा अंदर वाले गोले पर आवेश बराबर में Q डैश। ठीक है, तो ये पॉइंट निर्धारित करा गया, और ये जो त्रिज्या आई बेटा हमारी, वो त्रिज्या क्या आ गई बेटा हमारी, स्मॉल r। ठीक है, अगर इसको और भी दिखाया जाए तो इस पर जो आवेश है वो तो है बेटा हमारा कैपिटल Q, और इस पर भी है, वो है बेटा Q डैश। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें याद करना है बेटा, यहां पर सबसे पहले लगाएंगे हम फ्लक्स की परिभाषा। क्या लगाएंगे, फ्लक्स की परिभाषा। और फ्लक्स की परिभाषा क्या आएगी, हमने सभी ने हर बार वही पढ़ी है, और जो काम है वो हमेशा गाउसियन पृष्ठ के अकॉर्डिंग करेंगे। फाई बराबर में क्लोज लूप E डॉट DA कोस थीटा। अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, अल्पांश। मैंने यहां पर एक छोटा सा क्या ले लिया, DA अल्पांश, एक छोटा सा क्या लिया बेटा, DA अल्पांश ले लिया। ठीक है, गोले के अंदर की तरफ। अब इस जब गोले के अंदर की तरफ लिया तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो तल के क्या आएगा बेटा, लंबवत बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पर है इसके अंदर बेटा, बाहर की तरफ। तो फिर से वही बात, थीटा का मान कितना आ गया बेटा, 0 डिग्री। अरे DA भी बाहर की तरफ ही जा रहा है बेटा, एरिया वेक्टर तल के कहां पर है, लंबवत की तरफ। और जो हमारा E वेक्टर है वो भी कहां पर है बेटा, बाहर, क्योंकि चारों तरफ जा रहा है, तो DA वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। तो फाई बराबर में क्या आ गया, क्लोज लूप E डॉट DA कोस 0 डिग्री। तो फाई का जो मान आ गया वो आ गया E डॉट DA। और इसके बाद क्या लिखेंगे कि गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल अब सभी जने जानते हो क्या होता है, 4 पाई R की स्क्वायर। तो फाई बराबर में क्या आ जाएगा, E को हम यहां से क्या निकालेंगे, बाहर, और यहां पर क्या आ जाएगा DA। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर में क्या आएगा, E इंटू में 4 पाई R की स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे इसको बेटा, 1 दे देंगे। अब क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करी गई है, वहां पर आवेश क्या है बेटा, क्यू डैश है, तो हम यहां पर लिखेंगे गाउस का नियम। और वो गाउस का नियम क्या बनेगा, फाई बराबर में क्यू डैश अपोन में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। हमें कहां पर देखना है, इस अचालक गोले के अंदर देखना है बेटा। हमने तो ये देख लिया कि उसके ऊपर आवेश क्यू डैश है, लेकिन आवेश क्यू डैश का मान कितना है, इस आवेश क्यू डैश का मान कितना है। तो उसके लिए एक सिस्टम बिठाऊंगा बेटा मैं, और वो ये बिठाऊंगा कि गोले का, सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा मैं इस बड़े गोले का क्या निकालूंगा बेटा, आयतन निकालूंगा। तो गोले का आयतन आप सभी जने जानते हो क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये सभी जने जानते हो, बड़े अच्छे ढंग से जानते भी है, पढ़ा भी है कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा कि देखा मैंने कि क्यू आवेश के अंदर जो आयतन है वो है बेटा 4/3 पाई आर की क्यूब। इस बड़े वाले गोले के ऊपर जो आवेश है वो क्यू है, और उसका आयतन कितना है बेटा, 4/3 पाई आर की क्यूब। प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर आवेश क्या बन जाएगा बेटा, प्रति एकांक आयतन पर आवेश हमने निकालना है, तो क्या आ जाएगा, Q अपोन में 4/3 पाई आर की क्यूब। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है कि जैसे कि अपने जानते हैं कि 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होता है, जैसे मान लिया अपनों ने 25 रुपए है। अगर एक पेंसिल का मूल्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, 25 बटा में क्या कर देते हैं, हम 5 कर देते हैं। 5 पेंसिलों का मूल्य 25 रुपए, एक पेंसिल का निकालना तो 25 बटा क्या कर दिया जाता है, 5 कर दिया जाता है। वैसे ही गोले का जो आयतन है संपूर्ण का वो है 4/3 पाई आर क्यूब। ये रहा बेटा, लिखा भी हुआ है। और अगर हमने क्या निकालना है, जैसे पूरे आयतन के ऊपर आवेश कितना है बेटा, क्यू है, प्रति एकांक के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपोन में 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आई यहां तक की? बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जांपल देकर के समझा दिए कि 5 का 25 और 1 का 25 बटा। अब आपको कितनी भी पेंसिलों का मूल्य निकालना हो, आप क्या करोगे, जितनी भी पेंसिलों का क्या निकालना हो बेटा, मूल्य निकालना हो, आप क्या कर दोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई लगा दो। अब एक पेंसिल का मूल्य, आप मान लो 125 पेंसिलों का मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 125 के साथ मल्टीप्लाई लगा देंगे। बात समझ में आई होगी, उम्मीद के है बहुत। तो हमने क्या करा, बिकॉज मेरे को इस क्यू डैश का मान निकालना है, तो एक प्रति एकांक आयतन आ गया बड़े गोले का आयतन, तो छोटे गोले पर आवेश, छोटे गोले पर आवेश क्यू डैश बराबर में बड़े वाले गोले के ऊपर प्रति एकांक के ऊपर आयतन, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य आ चुका है। अगर अब हम क्या करें, इसको इस छोटे वाले गोले के आयतन के साथ क्या लगा दें बेटा, हम भाग लगा दें या सॉरी गुना कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4/3 से 4/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी, क्यू आर की क्यूब अपॉन में कैपिटल आर की क्यूब। ये बात समझ में आई होगी? नहीं आई तो मैं इसको रिपीट देता हूं बेटा थोड़ा सा। हमने क्या करा, सबसे पहले बड़े गोले का आयतन निकाला। बड़े गोले का आयतन पता है हमें कितना होता है बेटा, 4/3 पाई आर की क्यूब। उसके बाद मैंने क्या करा, प्रति एकांक उस बड़े वाले गोले के प्रत्येक भाग के ऊपर कितना आवेश वितरित है, मैंने क्या देख लिया, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब वितरित है, पता चल गया हमें। फिर मेरे को क्या चाहिए था, इस छोटे वाले गोले के अंदर आवेश का मान चाहिए था, प्रति एकांक के ऊपर आ गया। अब जितने भी आवेश के ऊपर चाहिए उसके साथ क्या कर देंगे बेटा, हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो ये तो क्यू बड़े वाले गोले के प्रति एकांक आ गया। अभी 5 पेंसिलों का मूल्य 25 रुपए था, एक पेंसिल का निकाल लिया, बड़े वाले गोले के ऊपर आयतन निकाल लिया हमने।
ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, अंदर वाले का चाहिए था, तो अंदर वाले का क्या किया बेटा मैंने, प्रति एकांक आवेश के मान को उस अंदर वाले गोले के आयतन के साथ क्या कर दिया बेटा मैंने, मल्टीप्लाई लगा दिया। तो हमें गोले का क्या आ गया बेटा, छोटे वाले गोले पर कितना आवेश है उसका मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर जैसे ही रखते हैं तो फाई बराबर में क्या आ जाता है, क्यू आर की क्यूब अपोन में आर की क्यूब एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 4। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 व 1 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 1 की तुलना करने पर, और वो जो तुलना है वो कुछ मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूं बेटा। ओके, अब जैसी तुलना करेंगे तो हमारे पास में दे रखा है ई इंटू में 4 पाई आर की स्क्वायर बराबर में क्यू आर की क्यूब अपॉन में कैपिटल आर की क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ई की क्या वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास, ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा हमारे पास क्यू आर अपॉन में 4 पाई आर की क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हम जानते हैं कि के बराबर में क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो निकल के आ गई ई बराबर में के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर की क्यूब। ये हमारा जो मान आ गया वो किसका मान आ गया, ये हमारा जो मान आया है वो आया है इनसाइड के लिए बेटा जी। ठीक है, उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से, ये गोला इसीलिए इंपॉर्टेंट में रहता है, उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको 1 बाय 1 स्टेप के साथ काम में दिया जा रहा है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, और हमारे गोले यहां पर क्या होते हैं बेटा, समाप्त होते हैं। अब 2 टॉपिक रह गए हैं सिर्फ हमारे, जो कल की क्लास तक मैं आपको कवर करके दे दूंगा, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हमने बनाने हैं बेटा ग्राफ, क्योंकि ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ग्राफों के हमारा कोई भी काम खत्म नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने करा बेटा चालक गोलीय कोश, चालक गोलीय कोश, इनके जो रिजल्ट निकाले थे वो कुछ ऐसे आए थे कि ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर, ये जो मान आया था वो आया था बेटा आउटसाइड के लिए। फिर एक मान आया था बेटा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर की स्क्वायर, ये आया था बेटा हमारे पास किसके लिए बेटा, इनसाइड के लिए, इनसाइड नॉट सरफेस के लिए बेटा जी। और फिर जब हमने मान निकाला था ई बराबर में 0, ये आया था बेटा इनसाइड के लिए। ये चाहे चालक गोलीय कोश की बात कर ली जाए, चाहे अचालक गोलीय कोश, चाहे चालक गोले की, तो सभी के सभी रिजल्ट यही और ग्राफ भी सेम यही रहने वाला है। फिर हम इस तरफ लिखते हैं बेटा, हमारा जो पॉइंट है अभी करा है हमने अचालक गोले के कारण, और अचालक गोले के कारण हमने इसका क्या मान निकाला है, ई बराबर में
के क्यू अपॉन में स्मॉल आर की स्क्वायर, और ये जो मान आया था वो आया था आउटसाइड के लिए। फिर हमने ई का मान निकाला था के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये आया था बेटा हमारे पास सरफेस के लिए। फिर हमने ई का मान निकाला था के क्यू आर अपॉन में आर की क्यूब, ये मान आया था बेटा किसके लिए, इनसाइड के लिए। ठीक है, अब इनके ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेंगे ध्यान से देखो। इस तरफ लिखता हूं बेटा मैं ई और इस तरफ लिखता हूं आर। यहां पर ई और यहां पर क्या है बेटा आर। अब इनके रिजल्ट देखो, अगर इस चीज को देखा जाए तो ये आएगा बेटा ई समानुपाती 1/r²। ये 1/r² आ रहा है। वैसे तो r बराबर में वो जो सिस्टम चल रहा है, अगर यहां पर देखें तो ई सेम वही बात 1/r², और यहां पर क्या है समानुपाती r। अगर इसको ना लिखें तो हमारा काम चल जाएगा। अगर इनके ग्राफ बनाए जाए, सबसे पहले बेटा देखो इन साइड से चले, तो अगर यहां तक हमारा इनसाइड है वो 0 है, यानी कि हमारा r बढ़ रहा है। अगर इस चीज को यहां से समझा जाए बेटा इस गोले के साथ, तो हमने क्या देखा, हम सेंटर से चले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान देखा कहां तक, सतह तक क्या आता है, बिल्कुल 0 आता है। ये देखा था बेटा हमने कि जैसे ही हम इस बिंदु से चले, तो जैसे जैसे हम यहां तक पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आता है, 0 आता है। तो प्रारंभ में तो मान क्या आ गया, यहां तक 0 आ गया। फिर हम पहुंचे सतह तक। अब जैसे ही सतह पर पहुंचे तो सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो सबसे क्या था बेटा, मैक्सिमम हो जाता है। और इसके बाद में लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है बेटा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में क्या आएगी बेटा, कमी आती जाएगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो r बड़ा है जब ये r बराबर में r, और जब ये r छोटा है किससे बेटा, कैपिटल R से। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, इन साइड से चले तो समानुपाती का निशान, ये लो जी। फिर सतह पर पहुंच गए तो ये मान आ गया मैक्सिमम के लिए। अब इसके बाद में क्या आ गया, फिर से व्युत्क्रमानुपाती का है, तो ये लो जी। तो ये आ गया जब r बड़ा था, और ये आ गया जब r बराबर में r था, और ये आया जब r छोटा था। हाँ जी, ग्राफ समझ में आ गए होंगे, तीनों के दोनों ग्राफ बना दिए गए हैं ताकि आपको बेटा किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना है। तो यहां पर ये जो गोले हैं विद ग्राफ आपके कंप्लीट होते हैं, और ये जो रिजल्ट्स हैं वो आगे के डेरिवेशंस के अंदर काम में आएंगे। तो इनको याद रख लेना ताकि हमें आगे के क्वेश्चंस करने में परेशानी ना हो। ओके, ठीक है जी। अब एक टॉपिक और लगाएंगे जो 10 या 15 मिनट के अंदर खत्म करूंगा बेटा मैं। और उस टॉपिक का नाम है बेटा अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा बेटा अब का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं कंप्लीट वो देखते हैं बेटा। अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। मान लिया ये बेटा हमारी एक चालक तार है, ठीक है, और अनंत है मतलब कि ये ऊपर से भी जितना बढ़ रही है और उतनी ही नीचे से बढ़ रही है बेटा। अनंत रेखीय का मतलब यही है कि ये एक चालक तार है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक समान रूप से क्या करेंगे बेटा, आवेशित करेंगे। और जैसे जैसे हम इसका मान नीचे बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़ रहा है बेटा, ऊपर ही बढ़ रहा है।
अब इसके अंदर एक समस्या ये आती है कि हमें सबसे पहले निर्धारण करना पड़ता है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि अब ये जो वायर है जब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आवेशित कर देंगे तो हमें कौन सा पार्ट दिखाई देगा और कौन सा पार्ट हमारा दिखाई नहीं देगा। क्योंकि ये हमारी मेन प्रॉब्लम आती है कि जब हम अनंत रेखीय आवेशित चालक तार की बात करते हैं तो ये इसके पूरे सतह के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, आवेश आ जाता है। हमें तो ये पार्ट सामने वाला दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक भाग को लेकर के क्या करेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। तो देखो बेटा मैंने क्या करा, इसके लिए सर्वप्रथम एक ले ली बेटा आवेशित चालक तार, इस तरीके से जो ऊपर से भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, और नीचे से भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है बेटा। सबसे पहले मैंने क्या देखा, इसके सेंट्रल पॉइंट से आर दूरी के ऊपर क्या ले लिया बेटा, मैंने एक बिंदु पी ले लिया जहां पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। और क्या देखा, इस चालक तार के ऊपर सारा का सारा प्लस आवेश वितरित है, एक समान रूप से देखा तो सारा का सारा प्लस आवेश वितरित हो गया। अब मैंने क्या करा, इसके सेंट्रल पॉइंट से एक उतनी ही दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश लिया, यहां पर भी वही लिया। इस बिंदु के कारण मैंने सर्वप्रथम यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, कहां पर, इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मैंने नाम दिया बेटा, वो दे दिया बेटा DE1। ओके, इसी प्रकार मैंने इस बिंदु के कारण भी यहां पर, इसके कारण भी बिंदु P पर मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा, और ये जो तीव्रता को देखा बेटा मैंने वो देख लिया DE2। ठीक है, और ये जो दूरी आई बेटा हमारी, वो मैंने नाम दे दिया बेटा इसको R, और इसको मैंने लगातार आगे की तरफ बढ़ा करके देखा। अब मैंने क्या देखा, इस चालक तार की जो लंबाई है वो है बेटा L। क्या है बेटा, लंबाई L। अब हमने क्या देखा, इसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ DE1, इसके कारण DE2, यानी कि हमें ये पता चल गया कि तीव्रता कुछ या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो देखते हैं कैसे आती है। तो हमने क्या देखा, अब इनके क्या देखा कि ये जो बना कोण वो भी थीटा, और ये वाला बना हुआ कोण वो भी थीटा, बिकॉज जितनी दूरी के ऊपर ये है उतनी ही दूरी के ऊपर ये हमारा आवेश है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा आ गया, और ये एंगल भी क्या आ गया बेटा, थीटा। अब तीव्रताओं का निर्धारण करने के लिए हमें इनके क्या बनाने पड़ेंगे, घटक। तो घटक बनाने के लिए बेटा मैंने यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ करी तो सबसे पहले क्या देखा, इस DE2 का इस थीटा की दिशा में जो घटक बना वो क्या बना बेटा मेरा, DE2 कोस थीटा। और इसका इस दिशा में कौन सा घटक आ गया बेटा, DE2 साइन थीटा। हाँ जी, बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो ये लो बेटा डायग्राम अपने थोड़े थोड़े अलग ले लेते हैं। ये लो जी, और ये लो, और हमारा काम कुछ ये था, परिणामी तो ये रही बेटा, और ये जो एंगल आया ये एंगल क्या था, थीटा था, और इसका नाम था DE2। तो ये बन गया बेटा DE2 कोस थीटा, और ये क्या बन गया, DE2 साइन थीटा। हाँ जी, बात क्लियर होगी यहां तक की। इसी प्रकार इस DE1 का इस दिशा में जब घटक देखा तो वो क्या आ गया बेटा, DE1 कोस थीटा, और इसका क्या आ गया, DE1 साइन थीटा। सबसे पहले तीव्रताओं का निर्धारण हो गया। अगर इसका डायग्राम भी देखना चाहें तो नीचे की तरफ बना देते हैं, इसी के ही जस्ट, ताकि हमें हर चीज को समझ में आना चाहिए, हर घटक को आसानी से समझें ताकि कोई भी हमें समस्या ना आ सके। और ये जो एंगल था बेटा वो एंगल क्या था, थीटा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट निकल के आया वो क्या आ गया, DE1 कोस थीटा, बिकॉज ये परिणामी DE1 था, और ये भी क्या आ गया, DE1
साइन थीटा। अब एक बात यहां पर देखने वाली है और वो मैं लाइन यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि DE1 कोस थीटा व DE2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? और इनकी परिणामी तीव्रता भी क्या बेटा बराबर में है, बिकॉज जितनी ये दूरी के ऊपर है उतना ही ये दूरी के ऊपर है। और एक पॉइंट और लिखेंगे, DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा एक दूसरे से विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर देंगे। ओके, बात समझ में आ गई होगी, बिकॉज ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ और ये तीव्रताएं दोनों क्या है बराबर में है, तो एक दूसरे के प्रभावों को क्या कर देंगी, निरस्त कर देंगी। यहां तक की उम्मीद है बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, अब तीव्रता का निर्धारण हो गया, यानी कि कहने का मतलब है हमारी ना तो इस तरफ है, सारी की सारी तीव्रता हमारी इसी तरफ जा रही है बेटा। डन हुईगी यहां तक की बात? ओके, अब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो हमने तीव्रता का निर्धारण कर लिया कि इस तरफ है। अब तीव्रता आई कितनी, वो भी तो देखना जरूरी है हमारा। तो वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक तार ले लेते हैं बेटा, ये लो। हमने क्या ले ली, एक चालक तार ले ली, जिसके ऊपर सारा का सारा क्या है बेटा, प्लस आवेश वितरित है। ओके, अब मैंने क्या करा, अब चालक तार है तो चालक तार के चारों तरफ जो मैं गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करता हूं, वो मैं कैसी ले लेता हूं बेटा, गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार। ओके, क्योंकि हमने क्या बोला था कि गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकार तथा आकृति का हो सकता है। ये लो बेटा, हमारा ये बन गया एक बेलन। अब इसकी जो त्रिज्या है वो इस बिंदु से वो क्या है बेटा, आर। यहां से ये जो त्रिज्या है वो भी क्या है बेटा हमारी, वो भी क्या बेटा हमारी आर है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है बेटा एल। लंबाई क्या है इसकी बेटा एल। अब हमने तीव्रता का निर्धारण हो चुका है कि हमारी सारी की सारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है। अभी हमने इससे पहले वाला जो पॉइंट करा था उसके अंदर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कर लिया था। अगर इस चीज को हम एक डायग्राम की सहायता से समझें, तो ये देखो बेटा, मेरे पास में ये एक, मैंने इस चीज को क्या कर दिया, एक बेलन बना लिया बेटा। मैंने क्या ले लिया, ये इसका एक बेलन मान लिया, और जो चालक तार है जो वो इसके अंदर की तरफ विद्यमान है, कुछ ऐसे। ओके, ये हमारा एक पॉइंट रह गया बेटा। ये हमारी क्या आ गई, एक चालक तार आ गई बेटा सारी की सारी कुछ, और ये जो व्हाइट पेज है वो इसके चारों तरफ क्या हो गया बेटा, एक बेलन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहां तक कि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से
कि ये हमारा क्या हो गया, एक बेलन हो गया और ये वायर इसके अंदर विद्यमान है, और सारा का सारा हमें पता चल चुका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ ही है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है हर बार का रहने वाला, फ्लक्स की परिभाषा। फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे, और फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले संपूर्ण के लिए मान निकालना है। तो संपूर्ण के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ऊपर वाला पृष्ठ, एक ये जो मेरे हाथ में नीचे वाला पृष्ठ ये वाला, और ये जो हमारा गोलाकार पृष्ठ है इसके हम छोटे छोटे क्या करेंगे, अल्पांश। यानी कि सिंपल सी कहने का मतलब है, एक ऊपर वाले भाग को, एक नीचे वाले भाग को, और एक ये जो गोलाकार भाग है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फ्लक्स का मान निकाल करके देखेंगे। चलो निकाल करके देखते हैं क्या आता है और क्या नहीं आता। सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे, इसी साइड लिख रहा हूं बेटा मैं, फ्लक्स की परिभाषा। और फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर में क्लोज्ड लूप ई डॉट डी ए कोस थीटा, समीकरण नंबर 1। अब क्योंकि हमने क्या करा, एक छोटा सा अल्पांश लिया बेटा ऊपर की तरफ, और एक छोटा अल्पांश लिया बेटा मैंने नीचे की तरफ, और एक छोटा सा अल्पांश ले लिया बेटा मैंने यहां पर। अगर इसका एरिया वेक्टर देखा जाए, फिर से डायग्राम को देखते हैं बेटा अपने, अगर ये पृष्ठ का यहां पर एक छोटा सा अल्पांश लिया तो इसका एरिया वेक्टर तल के क्या होगा बेटा, लंबवत कुछ इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सारा का सारा किस तरफ है, तीव्रता का निर्धारण इस तरफ हुआ है, थीटा कितना बन जाएगा 90। अब यही पॉइंट हम यहां पर देखते हैं, ये पृष्ठ क्या है बेटा हमारा, गोलाकार। अब इस गोलाकार के अंदर अगर मैं यहां पर आपको मार्कर से एक छोटा सा, ये हमारा क्या आ गया, वो डीएल 5 आ गया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तल के क्या होगा, लंबवत इस तरह। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा हमारा, कुछ इसी साइड होगा। तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब नीचे के लिए आए, एरिया वेक्टर तो तल के लंबवत ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, थीटा कितना बन जाएगा बेटा 90 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी यहां तक की बहुत ही अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले इन पृष्ठों को खोलेंगे, और खोलेंगे कैसे, फाई 1। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर फाई बराबर में ई डॉट डी ए कोस थीटा प्लस ई डॉट डी ए कोस थीटा प्लस ई डॉट डी ए कोस थीटा। लेकिन इन कोस थीटाओं के नीचे मैं कुछ मान लिखूंगा बेटा। ये जो भाग है इसको मैंने भाग माना है बेटा समतलाकार। ये जितना समतल है बेटा, ये ऊपर से भी उतना बढ़ रहा है और नीचे से भी उतना बढ़ रहा है। और ये जो भाग है ये गोलाकार भाग है, तो मैं ये बाहर वाले भाग को क्या नाम दे रहा हूं बेटा, गोलाकार दे रहा हूं। ये जो भाग है इसको नाम दिया बेटा मैंने गोलाकार। और फिर ये भी क्या आ जाएगा बेटा हमारा, ठीक है। अब यहां से देखा, इसका डी ए इस तरफ, इसका ई इस तरफ, इसका ये तो इस तरफ, और ये थीटा कितना बन गया 90, ये ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये दिखा रहा है बेटा सारा का सारा इस तरीके से, तो ये थीटा यहां पर भी कितना बन गया 90। अब मैं इसके नीचे क्या लिखने जा रहा हूं, गोलाकार समतलाकार, और यहां पर भी क्या लिखने जा रहा हूं, समतलाकार। ओके, तो अब हमारे पास में जो मान आ गया, और फाई बराबर में क्या बन गया बेटा हमारे पास, क्लोज लूप तो नहीं लगेगा, ई डॉट डी ए कोस 0 डिग्री प्लस ई डॉट डी ए कोस 90 डिग्री प्लस ई डॉट डी ए कोस 90 डिग्री। ठीक है जी। अब
जैसे ये लिखा गया तो हमारे पास में फाई का मान क्या आ गया, वो आया बेटा सिर्फ और सिर्फ ई डॉट डी ए आ गया। ओके, अब यहां पर लिखने के बाद में हमने क्या करना है, फाई बराबर में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना है और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा डी ए। ओके, अब यहां पर लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखो बेलन है, बेलन के अंदर ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसकी परिधि आएगी 2 पाई आर और इसकी लंबाई, तो क्या होता है बेटा 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, तो हम यहां पर फाई का क्या मान लिख देंगे बेटा, ई इंटू में 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 1, सॉरी समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ओके, अब यहां पर हम निकालेंगे बेटा किसका नियम, बेटा गाउस का नियम। और गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर में समीशन क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। चलो एक बात और कर देते हैं कि समीशन क्यू बराबर में क्या आ गया, कैपिटल क्यू। तो हमारे पास में जो फाई का मान आया वो क्या आ गया बेटा हमारे पास में क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। अब बेटा जी करने को तो मैं यहां पर तुलना कर देता, लेकिन हम एक तार के ऊपर वितरित कर रहे हैं, तो प्रति एकांक लंबाई के तार के ऊपर कितना आवेश वितरण हुआ, ये तो कुल निकाल रहे हैं, हमें प्रति एकांक लंबाई के ऊपर देखना है कितना आवेश वितरण हुआ है। तो एक परिभाषा आएगी बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण घनत्व। बात कर लें, बात एक ही आएगी बेटा। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा बराबर में क्यू बाय एल। समझने के लिए फिर से वही एग्जांपल है, एल लंबाई पर जो आवेश है वो तो है बेटा क्यू, ये टोटल लंबाई एल है और इसको कैपिटल क्यू ही लिख देते हैं ताकि बेटा हमें समस्या ना आए, क्योंकि हमने कैपिटल क्यू माना है। ओके, एल लंबाई के ऊपर जो आवेश थे वो क्यू थे, तो प्रति एकांक के ऊपर कितना आ जाएगा बेटा क्यू बाय एल। बात समझ में आ गई होगी यहां तक की। तो हमने क्या निकाली है, रेखीय आवेश घनत्व की क्या परिभाषा दोगे, प्रति एकांक लंबाई के ऊपर जो आवेशों का वितरण होता है वो रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी बेटा आप सभी को। अब यहां से हमने क्या निकाला, Q का मान निकाल लिया, Q बराबर में क्या आ जाएगा बेटा लैम्डा इंटू में एल, यानी कि टोटल आवेश किसके बराबर में है, लैम्डा इंटू एल के बराबर में निकल आया। और इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया बेटा 4, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है बेटा कुलाम बटे में मीटर, यहां पर लिख भी देता हूं कुलाम बटे में मीटर होता है। Q बराबर में क्या आ गया लैम्डा इंटू एल। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 4 से मान समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर फटाफट से लिखते हैं बेटा अपने और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फाई बराबर में क्या आ गया बेटा हमारे पास में लैम्डा एल अपोन में क्या आ गया बेटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 5 व 2 की तुलना, समीकरण 5 व 2 की तुलना। अब जैसे ही दोनों की तुलना करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, ई इंटू में 2 पाई आर एल बराबर में लैम्डा एल अपोन में एल से एल क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास लैम्डा अपोन में 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये भी किसका फॉर्मूला है बेटा हमारे पास
रेखीय आवेश वितरण का फॉर्मूला निकल के आता है। दोबारा से थोड़ा सा रिपीट देते हैं। हमने क्या करा बेटा, एक चालक तार ली जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्या था, प्लस आवेश था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस चालक तार के 3 भाग करे, जिसके अंदर क्या देखा, एक समतलाकार है, फिर 2 समतलाकार भाग आते हैं और एक गोलाकार। हमने इसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में तोड़ा, इसलिए हमने गोलाकार, समतलाकार और समतलाकार लिख दिया। थीटा निकाला, सभी के बीच में 0, 90 और 90 आ गया। तो फिर हमने क्या देखा, जो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या रहा है, 2πrl। हमने E5 बराबर में क्या कर दिया, E इंटू 2πrl, और यहाँ पर लगा दिया गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या बन गया बेटा, 5 बराबर में समेशन Q, और टोटल आवेश का मान है Q, 5 बराबर में Q अपॉन में क्या गया, एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या देखा कि जो आवेश Q का मान है वो किसके बराबर में है, तो एक परिभाषा होती है बेटा रेखीय आवेश घनत्व, हमने वहां से निकाली। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर में होता है लैम्ब्डा अपॉन में Q बाय L। प्रति एकांक लंबाई के ऊपर जो आवेशों का वितरण है वही क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ओके, तो लैम्ब्डा बराबर में क्या गया, Q अपॉन में L, वही बात, L लंबाई पे Q, प्रति एकांक के ऊपर Q बाय L। फिर हमने आवेश का मान रखा बेटा यहाँ पर कि आवेश का मान लैम्ब्डा इंटू L के बराबर में। फिर हमने क्या करा, इसकी तुलना कर दी बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है E बराबर में लैम्ब्डा अपॉन में 2πr अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है बहुत मजे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, अब छोटा सा इसको मैं इरेज, या क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस समीकरण को मैंने 2 से ऊपर और 2 से क्या कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही करते हैं तो E बराबर में क्या आता है, 2 लैम्डा 4πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फोर पाई आर एप्सिलॉन। और एक पॉइंट आप सभी ने जानते हो कि के बराबर में क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बेटा 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो ई का जो मान आ गया वो क्या आएगा, 2k लैम्डा बाय आर। ये हमारा फॉर्मूला किसका रहेगा बेटा, अनंत रेखीय आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला रहेगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसका एक ग्राफ है ई और आर के बीच का, जो आप खुद बना करके देखेंगे, नहीं तो मैं कल बनवाऊंगा। तो कल फिर से मिलते हैं आपके फिजिक्स क्लासेस के अंदर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।